नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, करंट की क्लास यथावत सुबह 6 बजे आपको करंट का लेक्चर उपलब्ध हो जाएगा। और अभी शीत लहर का प्रकोप जारी है, इसमें तापमान बहुत नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों याद रखना है, तापमान जितना नीचे जाए पढ़ाई का जोश आपका उतना हाई होना चाहिए। पढ़ाई का जोश हाई होना ही चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आप अगर पढ़ाई को थोड़ा भी ढीला कर देंगे तो आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें याद रखना है कि आपको पढ़ाई का जोश हमेशा हाई रखना है। इसी के साथ बिना किसी विलंब के मैं करंट की क्लास शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो दोस्तों जो पेटा है एक संस्था है, उसकी इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किस अभिनेत्री को नामित किया गया है। ऑप्शन आपके पास हैं आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और अनन्या पांडे। तो दोस्तों जो पेटा की संस्था है उसने जिस अभिनेत्री का चुनाव किया है उस अभिनेत्री का नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पेटा ने 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। हम देखते हैं कि आलिया भट्ट के बारे में कुछ और चीज़ें। जो आलिया भट्ट हैं वह पेटा की पर्सन ऑफ द ईयर हैं। पेटा का जो फुल फॉर्म है वह है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। एनिमल यानी जानवरों के साथ हम अच्छा सलीक के साथ व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, उनको किसी प्रकार की हिंसा, उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा ना करें। तो दोस्तों जो पेटा है उसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। दोस्तों 22 मार्च 1980 को अमेरिका में पेटा एक संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी। यदि आपसे संस्था के बारे में पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म होगा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। स्थापना पूछा जाए तो 22 मार्च 1980 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं। विगत दिनों में रे इलिंगवर्थ का निधन हुआ है, वह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, लेकिन खेल पूछा है यहाँ। तो आपको खेल में ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी और फुटबॉल। दोस्तों रे इलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनका संबंध है क्रिकेट से। दोस्तों इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। ऐसे में रे इलिंगवर्थ का जो निधन हुआ है वह क्रिकेट से संबंधित हैं और इनका देश है इंग्लैंड। दोस्तों आप जो ये है रे इलिंगवर्थ, जो इनका निधन हुआ है, इस व्यक्तित्व का नाम है रे इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड से संबंधित हैं और इनके खेल का नाम है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है जेम्स वेब, ये भी आ सकता है कि जेम्स वेब क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे किसने लॉन्च किया है, तो ये ऑप्शन आप देखिए। ऑप्शन है नासा, जाक्सा, CNEC और CNSA। दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। नासा है, जाक्सा है, CNEC है और CNSA है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसके माध्यम से जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसको लॉन्च किया गया है। नासा किसकी है, USA की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा है वह जापान की है, जापान की स्पेस एजेंसी है। CNES जो है वह फ्रांस की है, फ्रांस जो देश है उसकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और CNSA है वह चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों एक के साथ अपने 4 क्वेश्चन भी देख लिए। यदि जाक्सा पूछा जाए तो जापान, CNEC फ्रांस और CNSA किसकी है, चाइना की है। और जेम्स वेब के बारे में पूछा जाए तो जेम्स वेब को लॉन्च किया है नासा ने। नासा के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखते हैं कि नासा क्या है। तो नासा का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थान जिसका नाम नासा, फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो स्थापना हुई वो 29 जुलाई 1958 को हुई और मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में जो अफस्पा कानून होता है उस कानून को हटाने के लिए एक समिति का निर्माण किया है। उस समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपके पास ऑप्शन है मनोज आहूजा, राकेश पटेल, GN बजपाल या विवेक जोशी।
तो दोस्तों याद रखना है कि इन चारों ऑप्शन में जो अपस्पा हटाने के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया है, उसके प्रमुख जो बनाए गए हैं उनका नाम है विवेक जोशी। दोस्तों विवेक जोशी जो जनगणना आयुक्त भी हैं, तो उन विवेक जोशी को अपस्पा हटाने के लिए नागालैंड में ये एक समिति बनाई गई है, उसके प्रमुख के रूप में इनको जगह दी गई है। विवेक से काम करना है, इसलिए विवेक को नियुक्त किया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपस्पा हटाने के लिए विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपस्पा के बारे में कुछ बातें हैं कि पिछले दिनों सेना और नागालैंड की जनता के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में वहाँ से आवाज़ उठी कि अपस्पा कानून को नागालैंड से हटा दिया जाना चाहिए, बेकसूर लोगों की जान जा रही है। अब अपस्पा है तो अपस्पा का फुल फॉर्म है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यह ऐसी पावर देता है कि उसको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में इसको काला कानून भी कहा जाता है कि अपस्पा लागू है। इनको संसद में 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अपस्पा जो था उसको देखना, ध्यान रखना दोस्तों, 11/9/58 आप ऐसे याद रख सकते हैं। 11/9/58 को अपस्पा को संसद में पारित करके लागू किया गया था कि अब अपस्पा जो जिस राज्य में आतंकवाद फैलेगा, अलगाववाद फैल रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए अपस्पा का कानून लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है कि किसे भारत का उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों पहली बात यह होती है एग्जाम में कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन आपके मनमाफिक आते हैं कि आपको लगता है यही ऑप्शन होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं, उप सुरक्षा सलाहकार अर्थात डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप उप पे जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आएगी कि क्या पूछा है। उप सुरक्षा सलाहकार आपके पास ऑप्शन है विक्रम मिश्री, राजेंद्र खन्ना, अजीत डोभाल, प्रदीप कुमार रावत। तो दोस्तों जल्दबाजी में एग्जाम में आपसे क्या होगा, आप सोचोगे अजीत डोभाल का मैंने नाम सुना है, अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो अजीत डोभाल हैं वह उप सुरक्षा सलाहकार नहीं हैं। वह कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जो प्रमुख हैं वह हैं अजीत डोभाल। इसमें पूछा है उप सुरक्षा सलाहकार, वह नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। दोस्तों विक्रम मिश्री को उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, याद रखना। प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है एग्जाम में कि आप जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत ना करें। ऑप्शन ले एग्जाम में आपके पास समय होता है तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान में जारी टेस्ट सीरीज का नाम क्या है। जो टेस्ट सीरीज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही है उसका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन प्रकृति है कि पेटीएम टेस्ट सीरीज, जियो टेस्ट सीरीज, फ्रीडम टेस्ट सीरीज या लिबर्टी टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों याद रखना है किसके बारे में, किसकी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बारे में, कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम क्या है। पेटीएम टेस्ट सीरीज नहीं है, जियो टेस्ट सीरीज नहीं है, लिबर्टी भी नहीं है। इसका आंसर है फ्रीडम। आपको ऐसे याद रखना है कि गांधी जी ने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों में संघर्ष किया। तो इससे आप यही याद रख सकते हैं कि फ्रीडम टेस्ट सीरीज किसके बीच खेली जा रही है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसका नाम है फ्रीडम टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, फ्रीडम टेस्ट सीरीज है, उसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत चुका है, इंग्लैंड में जीत चुका है, लेकिन भारत दक्षिण अफ्रीका में अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भारत अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। वनडे और T20 जीत चुका है, लेकिन यहाँ बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट में भारत अभी तक कोई भी सीरीज दक्षिण अफ्रीका में नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों वह है सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सुशीला देवी पुरस्कार के बारे में बात की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुकृति उपाध्याय, कृष्णा सोबती, नंदिनी साहू या वैदेही। तो दोस्तों याद रखना है जो सुशीला देवी पुरस्कार 2021 है वह दिया गया है अनुकृति उपाध्याय को। किसको दोस्तों, अनुकृति उपाध्याय को उनकी कृति के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनकी कृति के बारे में बात करते हैं तो अनुकृति जो उपाध्याय है उनकी पुस्तक है कित्सुगी।
ठीक है दोस्तों, उनकी जो पुस्तक है उनका नाम है कित्सुगी। पुस्तक के लिए ये भी पूछा जाए कि कित्सुगी पुस्तक किसकी है, तो आपका आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय की पुस्तक है कित्सुगी, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार रतनलाल फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रतनलाल फाउंडेशन की ओर से सुशीला देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह किसको दिया गया है? अनुकृति उपाध्याय। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कित्सुगी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? यूएनएससी की आतंकवाद जो विरोधी समिति है 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपके पास ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस। जो दोस्तों यह क्वेश्चन बनाया है, यह इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें इस बार मौका किसको दिया गया है? अपने देश भारत को इसमें आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष 2022 में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखेंगे तो पाकिस्तान तो वैसे हो ही नहीं सकता कि आतंकवाद विरोधी में शामिल हो। अमेरिका हर बार होता है, फ्रांस होता है। इस बार भारत को यह मौका प्राप्त हुआ है कि भारत आतंकवाद विरोधी समिति में अध्यक्ष पद बन रहा है, क्योंकि भारत ने विगत वर्षों में ऐसे कई सुझाव दिए हैं जिनमें आतंकवाद से सामना करने का साहस किया है। अन्य देशों ने भारत का साथ दिया है, तो भारत को यह मौका मिला है। यूएनएससी देखें तो भारत यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। पिछली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी 2012 में। ठीक है दोस्तों, 2012 में 10 साल बाद दोबारा मौका आ रहा है। भारत 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। यूएनएससी का फुल फॉर्म हम देखें तो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी जो यूएनएससी है, इसी की सिक्योरिटी काउंसिल होती है। यही निर्णय लेता है किस देश को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है, ऐसा यूएनएससी डिफाइन करती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह है किस जिले में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस स्थापित होता है? ठीक है दोस्तों, आईआईटी इंदौर का पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए याद रखना क्या पूछा है, आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा। तो दोस्तों याद रखना है, आईआईटी इंदौर का जो सैटेलाइट कैंपस है वह इंदौर में नहीं होगा, देवास में नहीं होगा, धार में नहीं होगा। यह जो स्थापित हो रहा है वह हो रहा है उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने देखा है कि आईआईटी इंदौर के लिए इंदौर में उज्जैन में 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी इंदौर की सैटेलाइट जो परिसर है उसको स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है, आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित हुआ। जैसे मैं पूछूं कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो वह सीहोर में है। तो ऐसा याद रखना है कि आईआईटी इंदौर भला उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय का डार्विन किसे कहा जाता है? दोस्तों आप जानते हैं कि डार्विन एक चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए चिकित्सा के, लेकिन आधुनिक समय का डार्विन किसे कहा जाता है? इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल बन जाता है कि आधुनिक समय का डार्विन किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास हैं ईओ विल्सन, स्टीफन हॉकिंस, जॉन रिचर्ड्स एंड रिचर्ड कैंपबेल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ईओ विल्सन। ठीक है दोस्तों, ईओ विल्सन को आधुनिक समय का डार्विन कहा जाता है। हाल ही के दिनों में इनका निधन हुआ है, ईओ विल्सन का। इन्हें आधुनिक समय का डार्विन कहा जाता है। इनके बारे में कुछ देखते हैं कि ईओ विल्सन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध अमेरिका देश से है। यह किस देश के निवासी हैं? तो यह अमेरिका देश के निवासी हैं। यह प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, प्रकृतिवादी लेखक थे। अब हैं थे, मृत्यु हो गई तो थे। ठीक है दोस्तों, और ये आप इमेज देख सकते हैं कि यह प्रकृतिवादी और चिकित्सा शास्त्री थे। आप देख सकते हैं इमेज में, यह जो पर्सनालिटी है उनका नाम है ईओ विल्सन, और इन्हें आधुनिक जगत का डार्विन कहा जाता है। और 1991 में इन्हें पुलित्जर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस बार इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि इनका संबंध अमेरिका से है। इन्हें आधुनिक भारत का डार्विन कहा जाता है और इनका नाम है ईओ विल्सन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला जनजाति बाहुल्य गाँव जो सौर ऊर्जा से संचालित है,
ऐसा कौन सा गांव है जो मध्य प्रदेश का है, वो देश का पहला जनजाति बहुल गांव है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास बाचा, पातालकोट, अमलवानी, फतेहपुरा। इनमें से आपने किसी का नाम सुना होगा कि बाचा, पातालकोट, अमलवानी और फतेहपुरा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है बाचा। बाचा जो गांव है वह सौर ऊर्जा से संचालित जनजाति बाहुल गांव है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। कौन से जिले में दोस्तों? बैतूल जिले में स्थित है। बाचा जो बैतूल जिले में स्थित है जो कि गोंड जनजाति का बाहुल इलाका है और यह देश का पहला गांव बना है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। कौन सा? बाचा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अन्य ऑप्शन था पातालकोट। पातालकोट एक छिंदवाड़ा में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत ने किस देश से, हाँ ये दोस्तों इस जो प्रश्न है वह उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने S-400 डिफेंस मिसाइल का आयात किया है, किस देश से किया है। ठीक है दोस्तों, किस देश से इसका आयात किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है रूस, चाइना, इजराइल और अमेरिका। इस बारे में आपको कुछ भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इसका आयात किस देश से किया गया है और क्यों किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज करंट के लेक्चर की यही समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।